सर्वप्रथम क्रांतिकारी जय भीम। मैं सरदार बलविंदर सिंह, नीला सलाम न्यूज़ से। आज हमारे साथ पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के नेशनल प्रेसिडेंट बीडी बोरकर साहब हमारे साथ हैं और देश में एक बहुत जाना माना नाम है और देश में जो बुद्धिजीवी व्यक्ति है जिसने बहुजन इतिहास को पढ़ा है तो वह व्यक्ति बीडी बोरकर साहब को जरूर जानता हुआ। आज हमारा जो कार्यक्रम है विशेष है, इसीलिए आज हम एक विशेष व्यक्ति के साथ आज चर्चा करेंगे और बहुजन समाज को एक जो नई दिशा दिखाई है बीडी बोरकर साहब जी ने, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। बीडी बोरकर साहब, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप पिछले जो आपकी पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया है डेमोक्रेटिक, ये पूरे देश भर में इस बार चुनाव लड़ रही है। हाँ जी। तो इस बार आप ऐसा क्या नया फ्रंट तैयारी करके आए हैं कि इस बार जो बहुजन समाज के लोग हैं आपको चुनेंगे? देखिए, दो चार महत्वपूर्ण मुद्दे इसमें आप समझ लीजिए कि जो बाबा साहब का जो आंदोलन था, पॉलिटिकल आंदोलन जो था, उसमें बुनियादी चीज़ें बाबा साहब ने इस देश के सामने रखी कि इस देश में डेमोक्रेसी मजबूत होनी चाहिए। अगर डेमोक्रेसी मजबूत करनी है तो ऑटोक्रेटिक या डिक्टेटरशिप जिस संगठन में है, जिस पॉलिटिकल पार्टी में है, वो कैसे डेमोक्रेसी को मजबूत करेंगे? तो पहली बात तो ये है कि अगर आप इस देश में डेमोक्रेसी मजबूत करना चाहते हो तो वही पॉलिटिकल पार्टी कर सकती है जिसका अपना नेचर डेमोक्रेटिक हो। तो इसमें एक तो ये पार्टी है डेमोक्रेटिक है, उसके नाम में भी वो झलक रहा है कि ये पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक है। एक बात तो ये है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि जो बाबा साहब ने जो दूसरी इंस्टीट्यूशंस बनाई हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशंस की 3 इंस्टीट्यूशंस है, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशियरी है। आप ये देखेंगे कि रूलिंग पार्टी जो है वो इसको डिस्ट्रॉय कर रही है। आप ये देखेंगे कि लेजिस्लेचर जो है वास्तव में उनकी ड्यूटी जो लगाई है बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से, वो ये चाहते थे कि ऐसे कानून बनाए जाए जिससे अल्टीमेटली इस देश में सोशो इकोनॉमिक इक्वलिटी इस्टेब्लिश्ड हो। आप देखेंगे ये सरकार क्या कर रही है। ये सरकार जो है कानून जो बनवा रही है पार्लियामेंट की तरफ से, तो उसमें जो गरीबों को देने की जो बात कर रही है जिससे सोशो इकोनॉमिक इक्वलिटी इस्टेब्लिश्ड हो, तो जिन लोगों को ऑलरेडी ज़्यादा उनकी इकोनॉमिक स्थिति अच्छी है उनको वो दे रहे हैं। ये जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए नाम तो बड़ा अच्छा दिया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, लेकिन आप ये देखेंगे कि बेसिकली डेमोक्रेसी जो है ये एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और वो सिर्फ लेजिस्लेचर में ही रिप्रेजेंटेशन नहीं होना जरूरी है, तो एग्जीक्यूटिव में भी रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है। तो आप ये देखेंगे कि ऑलरेडी जो रिप्रेजेंटेशन जिन लोगों का बहुत ज़्यादा मात्रा में है उनको और दिया जा रहा है रिप्रेजेंटेशन। लेकिन संसद के अंदर तो 131 सांसद बहुजन समाज के भी आते हैं। हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी स्थिति क्यों बनी रहती है? नहीं, इसके लिए बनी रहती है कि वो कोई एक आइडियोलॉजी के नहीं है। वो भिन्न भिन्न आइडियोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं, भिन्न भिन्न पार्टियों के माध्यम से जुड़े हुए हैं और जो कानून बनाया हुआ है डिफेक्शन का, एंटी डिफेक्शन लॉ, तो वो है तो मिल के, लेकिन वो अलग अलग पार्टी के हैं। तो एक लाइन के ऊपर वोटिंग नहीं करते, पार्टी जैसे भी व्हिप उनको जारी करते उस लाइन पे वोटिंग करते। तो इसका मतलब आपके हित में कानून बनाने के लिए वो पार्लियामेंट में खड़े नहीं होते। आपके विरोध में जो कानून बन रहे हैं उनके जो मास्टर्स है वो जो उनसे करवाना चाहते वो करते हैं। और इसलिए आप देखेंगे कि ये जो पार्लियामेंट में 122 या 131 जो भी मेंबर पार्लियामेंट है, वो हम ऐसा बोलते हैं कि वो हमारे समाज के हैं। क्यों? क्योंकि या तो वो शेड्यूल कास्ट के हैं या वो शेड्यूल ट्राइब के हैं। इस शेड्यूल कास्ट के और शेड्यूल ट्राइब के होना अपने आप में पर्याप्त बात नहीं है, वो किस आइडियोलॉजी से वहां बैठे हुए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और वो बाबा साहब की आइडियोलॉजी से नहीं बैठे हुए हैं वहाँ। वो अगर बीजेपी के साथ चुनकर गए हैं तो वो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पे वहाँ बैठे हुए, वो कांग्रेस के साथ अगर गए हैं तो गांधीयन आइडियोलॉजी के साथ बैठे हुए। तो बाबा साहब के आइडियोलॉजी के अंतर्गत कोई भी वहाँ नहीं बैठा हुआ है। अगर बैठे होते तो हमारी बात करते,
हमारे विरोध में जो कानून बन रहे हैं उनको वो पास करवा रहे हैं। जुडिशरी में भी यही हो रहा है। तो बोरकर से मुझे एक बात की और जानकारी आपसे लेनी थी। आज की डेट में जैसे 2019 का चुनाव अभी आ रहा है, उसमें सभी राजनीतिक दल जितने भी हैं जो बहुजन समाज को प्रतिनिधित्व करते हैं, बहुजन समाज का, लेकिन वो लगातार क्या करते हैं कि आप बार बार मनुवाद के खिलाफ तो बोलते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो फिर उन्हीं मनुवादियों को ढोने का भी वो लोग काम कर रहे हैं। क्या भविष्य में जो PPID है, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक, क्या वो कभी इस विचार कभी अपने जो मकसद है उससे कभी हटेगी तो नहीं? नहीं, वो इसलिए नहीं हटेगी क्योंकि ये आइसोलेशन में पार्टी नहीं है। ये कि भाई जैसी दूसरी पार्टियां बनी हुई हैं ओवरनाइट, ऐसी नहीं बनी हुई है। इसके पीछे एक आंदोलन खड़ा है जो फुले आम्बेडकराइट आइडियोलॉजी को लेके पिछले 40 साल से समाज में काम कर रहे हैं। उन्होंने ये बनाया है ये पार्टी, और उसकी पूरी कंट्रोल मैकेनिज्म जो है वो उनके हाथों में है। मतलब यहाँ कोई भी आदमी इस पार्टी का कल अगर बिछड़ने की बात करता है इधर उधर, तो वो कंट्रोल उनके पास है। तो इसलिए इसमें लोग कहीं इधर उधर जाएंगे ऐसा नहीं हो सकता, और जाएंगे तो अकेला जाएगा, पार्टी बराबर फुले आम्बेडकर विचारधारा पे चलती रहेगी। तो मतलब ये है कि इस बार जो 2019 के चुनाव में PPID जो है कदम रख रही है। अभी लास्ट 2018 में भी आपने चुनाव लड़ा था मध्य प्रदेश वगैरह में, तो इस बार आपकी क्या तैयारी है कि इस बार जो आप बार बार एक नारा देते हैं, बोल 85 जय मूल निवासी, क्या उस परिसंकल्पना को पूरा करने के लिए कुछ बड़े स्तर पे कार्यक्रम तैयार है क्या आपके? बिल्कुल। अभी जैसे फिलहाल हमने जो कार्यक्रम लगाया BS4 का, तो संविधान का सम्मान, सुरक्षा और संवर्धन होना चाहिए करके, तो ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये कार्यक्रम लगाया और अभी भी शुरू है। पहला फेज अभी खत्म हुआ 24 तारीख को, और दूसरे फेज के लिए मैं आज मीटिंग में बैठा था। आज हमारी मीटिंग हुई है, जो हमारी कोर कमेटी की मीटिंग आज हुई है, और जिसमें सेकेंड फेज की हमने तैयारी कर ली, और ये कॉन्टिन्यूसली सेकेंड फेज, थर्ड फेज, ग्रास रूट तक, गांव तक, घर घर तक जाके हम समझाना चाहते हैं कि भारत का संविधान बाबा साहब ने कितना भी अच्छा हमारे हित में लिखा हो, लेकिन जो हमारी एनिमी पार्टीज है पिछले 70 साल से इस देश में राज कर रहे हैं, वो इसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। तो ये जब तक हम अपने लोगों को पूर्ण रूप से नहीं समझाएंगे कि आप अगर चाहते हो कि ये संविधान लागू हो, तो बाबा साहब ने उसकी जो चाबी है वो तो आपको दे दी है। अब आप अगर वो गलत लोगों के हाथों में देते हो, वोट के माध्यम से, इस देश की तिजोरी की चाबी बाबा साहब ने लोगों को दे दी है। हो ये रहा है कि हमारे लोग अपने इग्नोरेंस की वजह से, अज्ञान की वजह से वो चाबी अपने दुश्मनों के हाथों में देते हैं, और जब दुश्मनों के हाथों में देते हैं तो फिर वो उनके लिए वो ताले नहीं खुलते, और इसलिए 70 साल से नहीं मिल रहा है। तो हमारा यही मानना है कि उनको संविधान में जो अधिकार दिए हुए हैं वो उनको कैसे मिलेंगे, ये उनको समझाना है। और जब तक वो अपने विचार के लोग नहीं भेजेंगे, जो वो चाहते हैं उस विचार के लोग नहीं भेजेंगे, तब तक उनको भारत के संविधान में भले ही उनके हित में लिखा हुआ हो, व्यवहार में उनको नहीं मिल सकता है, न मिला। तो इससे संविधान की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझा के, उनके मजदूरों की समस्या है, जैसे यहाँ सीवरेज मजदूरों की समस्या है, आप किसानों की समस्या है। जब बाबा साहब ने लिखा है आर्टिकल 38 और 39 में कि इस देश की इकोनॉमिक नीतियाँ इस ढंग से बनानी होगी सरकारों को जिससे अल्टीमेटली इस देश में इकोनॉमिक इक्वालिटी इस्टेब्लिश्ड हो, तो क्या इसको 70 साल लगते हैं? क्या ये जो लोग सत्ता में है 70 साल, क्या इनको भारत का संविधान समझ में नहीं आता? ऐसा हमने समझना चाहिए। तो इसका सिंपल आंसर है कि उनको सब कुछ समझ में आता है, लेकिन वो ये करना नहीं चाहते। अच्छा बोरकर जी, मुझे क्योंकि मैं पर्सनल सवाल वैसे नहीं करता, लेकिन फिर भी एक बात आपसे जानना चाहूँगा। मैं इतना तो जानता हूँ कि जिन्होंने बहुजन समाज का इतिहास पढ़ा है वो BD बोरकर साहब का नाम जानते हैं, लेकिन फिर भी जो नए दर्शक अभी नए हुआ है वो जानना चाहते हैं कि BD बोरकर असलियत में है क्या, कि सामाजिक स्तर पर कि आपकी शुरुआत कैसे हुई और किस तरह से आप जो पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया है डेमोक्रेटिक है उसे आपने बनाया। क्योंकि मैं
मैं तो थोड़ा बहुत जानता हूं आपके बारे में, या जिन्होंने जो अपने बहुजन इतिहास के बारे में जो लेखन पढ़ रहे हैं वो लोग आपके बारे में जानते हैं, लेकिन अभी भी बहुजन समाज का जो युवा नया वर्ग है वो पढ़ नहीं रहा बहुजन इतिहास को। तो मैं चाहता हूं कि आप उनको भी बताएं कि आप अब तक क्या कर रहे थे तब से। अरे भाई देखो, मैं एक बहुत ही मजदूर फैमिली से आया हूँ। मेरे पिताजी हमाली करते थे, उनके साथ मैंने भी किया ये काम। ये सबको करना पड़ता है ज़िंदगी जीने के लिए, लेकिन हमें पढ़ाया हमारे पिताजी ने और बहुत मेहनत किया, और उन्होंने कहा कि भाई बेटा आप पढ़ो। तो मैंने अपनी एमएससी तक पढ़ाई की। मैं काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा हूँ। डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज में पढ़ा हूँ मैं, बीएससी तक, फर्स्ट क्लास में बीएससी किया मैंने। एमएससी मैंने किया केमिस्ट्री में नागपुर यूनिवर्सिटी से, मैं 3rd मेरिट रहा नागपुर यूनिवर्सिटी में। तो लेकिन मेरी ये निजी भावना थी कि भाई जिस समाज की बदौलत मैं आज हूँ, फिर उसके बाद नौकरी में लग गया मैं। उसमें नौकरी में भी मुझे मतलब एक क्लास 2 का जॉब मिला और एडिशनल कमिश्नर ऑफ कस्टम्स करके मैं रिटायर हुआ हूँ। तो मुझे ये हमेशा ये मेरी भावना रही है कि जो कुछ भी मुझे मिला तो ये मेरे समाज का और बाबा साहब का मुझ पर जो है ऋण है, तो इसकी जो रिटर्न करना चाहिए ऋण। इसलिए मैं सर्विस में जब लगा तब से आज तक यही काम में लगा हूं। मैं जब लेक्चरर बना तो आप देखेंगे कि मुझे फ्री में पढ़ाए थे मुझे टीचर लोगों ने, क्योंकि मैं ब्रिलियंट स्टूडेंट था। तो उनको भी लगता था कि अपने कॉलेज का स्टूडेंट जो है ये मेरिट में आना चाहिए, तो उन्होंने मुझे फ्री में कोचिंग, अभी आजकल फ्री कोचिंग नाम का कोई है ही नहीं, उन्होंने मुझे फ्री कोचिंग दी थी। तो जैसे मैं लेक्चरर बना तो मैंने भी बच्चों को फ्री कोचिंग दी। तो मुझे लगा कि ये मैंने तभी के तभी रिटर्न कर देना चाहिए। फिर जब सर्विस में आया तो तब से फिर बामसेप में जुड़ गया मैं। बामसेप में मैं निरंतर काम करते रहा, 40 साल तक निरंतर काम करते रहा। मैं कोई दूसरा संगठन ज्वाइन नहीं किया अपने लाइफ में। बहुत बार लोग एक संगठन से निकल के दूसरे में तीसरे में जाते रहते, मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा कि यही वो रास्ता है, इसी से जाकर हम अपने समाज का कल्याण कर सकते हैं। तो मैंने बामसेप ज्वाइन की और बामसेप ने जो कुछ भी काम मुझे दिया, डिस्ट्रिक्ट लेवल में मैंने काम किया, स्टेट लेवल में मैंने काम किया, नेशनल लेवल पे मैंने काम किया बामसेप में। फिर उन्होंने दूसरे जो संगठन निकाले, मूल निवासी संघ, उसमें भी मैंने नेशनल लेवल पे काम किया। फिर अभी उन्होंने बोला कि भाई ये पार्टी का काम भी आप संभालो, तो वो जो भी काम देंगे वो। इसलिए मैं एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी चलाने वाला इंडिपेंडेंट लीडर नहीं हूँ। मैं नियंत्रण में चल रहा हूँ, और जो कुछ भी बामसेप कर रही है, वो जो कुछ भी काम देंगे उसके तहत मैं ये काम कर रहा हूँ। अच्छा, दिल्ली में अब जो है आप, जैसे दिल्ली चुनाव में तैयारी चल रही है, साथ में पूरे देश भर में भी तैयारी चल रही है, तो कितने कैंडिडेट उतारेंगे आपके? हम करीबन 150 लोग उतारेंगे पार्लियामेंट के इलेक्शन में पूरे इंडिया में। मतलब मरुवादियों की जड़ें हिलाने की कसम खा ली आपने? बिल्कुल बिल्कुल, आप ये समझ लीजिए कि कांग्रेस और बीजेपी को कटघरे में खड़ा करेंगे, और जो हमारे लोग कांग्रेस और बीजेपी को साथ देते हैं उनको भी कटघरे में खड़ा करेंगे। वैसे एक बात है, बामसेप को जो बहुजन समाज की यूनिवर्सिटी कहा जाता है, और यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ बच्चा मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा खतरनाक करने वाला है। नहीं नहीं, ये बिल्कुल होगा, और इसमें हम पूरी ताकत से लगे हुए हैं। और मुझे लगता है कि ये 10 साल का गेम है। अभी हम नई पार्टी है, 10 साल में आप देखेंगे कि काफ़ी उथल पुथल जो है इस देश की पॉलिटिकल सिचुएशन में काफ़ी उथल पुथल। नहीं, आप लोगों की मेहनत तो हमने देखी, जिस प्रकार से लगातार जो हमारे जो बामसेप जो हमारा जो लगातार काम करता, आज युवा सड़कों पे उतरते, जो लोग डरते थे घरों में वो अब सड़कों पे उतर के कर रहे हैं। तो आप 10 साल की बात कर रहे हैं, लेकिन लगा ऐसा रहा कि आने वाले 5 साल में ही कहीं कुछ बदलाव ना आ जाए। नहीं नहीं, अगर 5 साल में होता तो किसको खुशी नहीं होगी? किसको नहीं होगी खुशी? हर एक को खुशी होगी। लेकिन ये मेरा अनुमान है, क्योंकि हर एक का ये अनुमान ही होता है। अगर 5 साल में हुआ, अरे यार ये क्यों हुआ 5 साल में, मैं तो 10 साल बोल रहा था, ऐसा तो नहीं बोलूँगा ना मैं। ऐसा तो नहीं बोल सकता। अगर 5 साल में हुआ तो अच्छी बात है। लेकिन क्या है, हमने ये देखना चाहिए कि जो हमारी एनिमी फोर्सेस है
वो एनिमी फोर्सेस के पास बहुत ज़्यादा ह्यूमन और फिनेंशियल रिसोर्सेस है। और दूसरी तरफ जिस समाज का नेतृत्व हम कर रहे हैं उसमें जो लेवल ऑफ इग्नोरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा है कि आप पॉजिटिवली उनको समझाओ तो समझ में नहीं आती बातें। जैसे हमारे लोगों ने कल दिल्ली में भी मतलब जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन किया, एक पॉजिटिव ढंग से हमारी समाज की समस्याओं को लेके हमारे साथी समझा रहे थे। एज अगेंस्ट दैट 13 पॉइंट रोस्टर का मुद्दा देख लो। 13 पॉइंट रोस्टर का मुद्दा बहुत पुराना है, लेकिन हमारे लोगों ने 13 पॉइंट रोस्टर नहीं होना चाहिए, 200 पॉइंट रोस्टर होना चाहिए, इसके लिए कुछ भी नहीं किया। लेकिन जैसे ही हमारे विरोधकों ने 13 पॉइंट रोस्टर जो है कोड के माध्यम से ऊपर हमारे समाज के ऊपर थोप दिया, तब रिएक्शन में ये कितने ज्यादा रास्ते में उतरे। तो ये समाज जो है इग्नोरेंट है, ये रिएक्शन में उतरता है, एक्शन में नहीं उतरता। जबकि रिएक्शन में अगर आप उतर रहे हो तो उसका फायदा आपको नहीं होगा। मतलब कि पीपीआई जो है एक्शन पे उतरने की तैयारी। बिल्कुल बिल्कुल, एक्शन ओरिएंटेड प्रोग्राम होना चाहिए। जो एजेंडा डिक्टेट करता है उसका फायदा उसी को होता है। अगर रिएक्शन देते हैं ना तब भी फायदा जो एजेंडा डिक्टेट कर रहा है उसको होता है, रिएक्शन देने वाले को उसका फायदा नहीं होता। इसलिए हमने एक्शन ओरिएंटेड प्रोग्राम करना चाहिए, अपने एजेंडा पर अपने विरोधकों को घेरना चाहिए, उनके एजेंडा में नहीं फंसना चाहिए। तो इसलिए आप देखेंगे अब हमारे लड़कों ने किया, कितने लोग थे, लेकिन हम उससे खुश हैं। और वो जो हजारों की संख्या में रास्ते में उतरे वो अभी कहीं नजर नहीं आएंगे। शेर तो अकेला ही काफी होता है ना। हाँ, तो आप ये देखेंगे अभी वो एक्चुअली पॉलिटिकल गिमिक्स था। मतलब वो जो रोस्टर का मुद्दा जो है कांग्रेसियों ने उठाया फ्रॉम बिहाइंड द सीन, कांग्रेस ने उठाया फ्रॉम बिहाइंड द सीन ताकि बीजेपी को बदनाम करे और फायदा उसका वोट का कांग्रेस को हो। तो बीजेपी की भी समझ में आई ये बात, तो बीजेपी ने इमीडिएटली कल ऑर्डिनेंस निकाल के बोल दिया कि भाई ये तो हम 200 पॉइंट रोस्टर लागू करेंगे। तो क्या हुआ इसका? अब ये जो लोग रास्ते पे उतरे इनका क्या हुआ? ये कहां है अभी? ये कांग्रेस के साथ है या बीजेपी के साथ है या अपने समाज के साथ है? तो या तो अब ये घर में बैठ गए, अभी इनका हो गया, इनका काम हो गया। भाई देखो हमारा तो मिल गया, हमें जो था रोस्टर पॉइंट का मुद्दा हो गया और आंदोलन खत्म। तो ये जो इश्यू बेस्ड जो आंदोलन होते हैं ये नहीं टिकते। आइडियोलॉजी के आधार के ऊपर जब तक इस समाज को पावर स्ट्रक्चर में हम नहीं भेजेंगे, जब तक हम पावर कैप्चर नहीं करेंगे, तब तक हमारी समाज की समस्या हल नहीं होने वाली। आप ये देखेंगे अगर होनी होती तो संविधान तो वही है ना, संविधान तो नहीं बदल गया ना। तो 70 साल में हमारी समाज की समस्या हल क्यों नहीं हो रही है? इश्यूज तो कहीं आए, ये एक ही इश्यू थोड़ा ही है, कहीं इश्यू आए हमारे समाज में से रिलेटेड, लेकिन वो इश्यू या तो सॉल्व हुए या सॉल्व नहीं हुए। लेकिन उस वक्त की परिस्थितियों में जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनके हित में उन्होंने या तो चालू रखा या उसको सुलझाया अपने ढंग से ताकि उन्हीं को उसको फायदा मिले। लेकिन हमारे समाज का आंदोलन नहीं उससे खड़ा हुआ। और हमारी समाज की हर समस्या अगर वो 70 साल में नहीं सुलझा सके तो आप ये देखेंगे उनसे क्या अपेक्षा की जा सकती है आगे भी। लेकिन अगर हम सत्ता में आए तो रिजर्वेशंस के मुद्दे पूरे सॉल्व हो जाएंगे। हम सत्ता में आए तो मजदूरों के मुद्दे सब सॉल्व हो जाएंगे। हम सत्ता में आए तो जमीन के जो मुद्दे हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। हम सत्ता में आए तो ये जुडिशियरी के जो मुद्दे हैं वहां हमारे लोग ने अन्याय के हर डे इन एंड डे आउट हमारे समाज के ऊपर अन्याय हो रहा है। ये जजेस को नहीं दिखता क्या? जो दलीलें देते हैं जो वकील, तो क्या ये कानून जो है ये म्यूट डॉक्यूमेंट है या वाइब्रेंट डॉक्यूमेंट है? अगर एक व्यक्ति किसी महिला पर रेप हुआ तो वो प्रूव कर रहा है वकील की ये नहीं हुआ करके,
और वो जज जजमेंट लिख रहा है। उसको कुछ संवेदना है, उसमें कुछ ह्यूमैनिटी है क्या? उसको किसने रोका है? उसने कुछ किसने रोका है उसको कि भाई वो हुआ है तो हुआ है बोल के उसको पनिश करने के लिए? वकील अपनी बात कर रहे हैं, करने दीजिए उन्होंने, वकीलों ने। तो ये जो अन्याय हमारे साथ हो रहा है डे इन एंड डे आउट, तो जुडिशियरी में जब तक हमारे लोग नहीं रहेंगे, हायर जुडिशियरी में लोग नहीं रहेंगे। बाबा साहब ने ये कहा था, ये इन्होंने अपने हाथ में वो कॉलेजियम की सिस्टम लेके रखा है, ऐसे थोड़ा ही होता है। बाबा साहब ने इसको विरोध किया था। चीफ जस्टिस के हाथ में ये पावर नहीं देना चाहिए। आर्टिकल 124 जो है संविधान का, उसके तहत बाबा साहब ने क्लियरली रखा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज आफ्टर ऑल ए मैन। और एक व्यक्ति में जितने वीकनेसेस होते हैं, जितने प्रिजुडाइसेस होते हैं, वो सब उसमें रहेंगे। और अगर वो रहेंगे तो वो हमारे साथ या जनता के साथ न्याय नहीं कर सकता। इसलिए ये पावर बाबा साहब ने, जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है, जो सरकारें है, जो जनता ने चुन के दिए, उनके पास में ये पावर होना चाहिए। तो उनके पास में भी ये पावर रहा, कुछ दिन तक तो रहा, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया। क्या उससे हमारे समाज के साथ अन्याय नहीं हुआ? वो हुआ। इसलिए आर्टिकल 312 में नेशनल जुडिशियल सर्विस बनाने की बात जो कही हुई है, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मैंने खुद लेटर लिखा प्राइम मिनिस्टर को कि भाई तुम नेशनल जुडिशियल सर्विस बनाओ। अगर हमारे लोग आईएएस एंड अलाइड सर्विसेज में जाते हैं और ऑफिसेज में बैठे हुए हैं, तब तो कम से कम इतनी तो उनको समझ होगी कि भाई हमारे लोगों के साथ जो अन्याय नहीं होना चाहिए वो करेंगे काम। तो जब जजेस बनेंगे हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के नेशनल जुडिशियल सर्विसेज के माध्यम से, तो इतनी तो संवेदना उनमें भी रहेगी कि वो हमारे समाज को अन्याय नहीं हो कम से कम। लेकिन मोदी ने उसका जवाब तक नहीं दिया, जबकि खुद मोदी दिल्ली में जब 50 साल हुए दिल्ली हाई कोर्ट के, और ये वहाँ इन्होंने भाषण किया और उसमें उन्होंने कहा कि हम नेशनल जुडिशियल सर्विसेज बनाने के बारे में सोच रहे हैं। तो मैंने उसका हवाला देते लिखा कि आपने जनता को प्रॉमिस किया है कि आप करेंगे। अब उसकी सरकार भी जा रही, बोल नहीं रहा, वो गाय गोबर की बात कर रहे हैं। कभी उन्होंने गाय पाली है? गाय हमने पाली नहीं। वो तो गाय पे राजनीति करते हैं ना, उन्होंने का तो काम यही है। तो वो गाय की राजनीति करते हैं, वो करें। हमारी समस्या वो कम है, हमारी समस्या हमारा समाज है, उनको नहीं समझ रहा है कि वो गाय की राजनीति कर रहे करके। जिस दिन ये समाज समझ जाएगा कि गाय की राजनीति कर रहे, मंदिर की राजनीति कर रहे, और उनके जो बुनियादी अधिकार है भारत के संविधान में, उन पर कोई नहीं बोल रहा है, जिस दिन ये समाज समझ जाएगा, इनको उखाड़ के फेंक देगा और इनको ऐसा दफनाएगा कि ये जमीन से ऊपर नहीं आएंगे। अब उस दिन के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि हम ये बहुत जल्दी इनको मतलब उखाड़ के फेंक देंगे। जी बहुत धन्यवाद बीडी बोरकर साहब। मैंने आप सबको पहले ही कहा था कि हम लोग जब नीला सलाम न्यूज़ चला रहे थे, हम ऐसे लोगों को लेकर आएंगे, आपको आपके सामने रूबरू कराएंगे जिन्होंने लोगों ने अपने इस समाज के लिए त्याग और समर्पण किया हो। और बीडी बोरकर कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। आप गूगल पे भी जाकर अगर सर्च करेंगे तो आपको इनके बारे में बहुत बड़ी जानकारी आपको मिल जाएगी। और इसीलिए आज हम जो बीडी बोरकर साहब का जो एक विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम इनका लाइव इंटरव्यू लिया है, वो यही कारण है। हाँ, आज पीपीआई जो पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन उससे पहले इन्होंने समाज के लिए पूरा जीवन लगा दिया है। तो जरूरत है ऐसे लोगों को आगे आने की, ऐसे लोगों को समाज को चुनने की। अगर ऐसे लोगों को हम नहीं चुनेंगे तो शायद सिस्टम हम कभी नहीं बदल पाएंगे। और हाँ, मैं अपने जो भी यूजर्स हैं उनसे एक अपील जरूर करूंगा। हम हर बार ये कहते हैं मनुवाद का खात्मा करने की बात करते हैं, लेकिन हम मनुवाद को अपने सर पे ढोकर कभी मनुवाद को खत्म नहीं कर सकते। और यही सीख जो हमें बामसेफ देता है। और इसी को देखते हुए पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक बनी हुई है। हम उम्मीद करेंगे तो आगे आने वाले समय पे देखा जाएगा कि वो कितनी सीटें निकालते हैं या कितने वोट परसेंट उन्हें पड़ता है। लेकिन
देश को एक नया विकल्प फिर से मिलने लगा है। जिस प्रकार से मान्यवर काशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाकर देश के इतिहास में एक नाम रचा था, उसी प्रकार से वाम से भी अब एक और कदम आगे बढ़ा चुका है। इसी के साथ मैं सरदार बलविंदर सिंह, नीला सलाम न्यूज़ से कैमरामैन अमृतपाल सिंह के साथ धन्यवाद।